हेलो स्टूडेंट्स। तो पॉलिटिका जो हमारा लेक्चर है, जो लेक्चर सीरीज़ है फुल पॉलिटिका, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो हम देखेंगे कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐसा क्या फीचर्स है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो इस लेक्चर के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, एक है रिटन और एक है नॉन रिटन। मतलब जो लिखित में है वो रिटन कहते हैं, और जो लिखित में नहीं है उसे नॉन रिटन कहते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखित में जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें बहुत से ज़्यादा चीज़ें हमें उठाई हैं। तो यहाँ से इंस्पायर होकर हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाए हैं। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अनरिटन था, वो रिटन नहीं था। और इसके बाद जो हम आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था जिसने हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, लिखा था, तो वो लोग दुनिया की बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, और उसके बाद उसका जो एसेंस था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए थे। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो अपना कुछ है ही नहीं, अपना बहुत कुछ है तो वो बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है। दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, सारी दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले उसे जी जान से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की कोशिश किए हैं, और वो बहुत हद तक सफल भी हुए। तो इसका चर्चा हम आगे करेंगे। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। आम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इजीली कुछ मालूम नहीं रहता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बनने का जो इतिहास है वो हम आगे पढ़ेंगे। जो 1773 एक्ट से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत उसके अंदर जो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई है, बी आर अम्बेडकर जो थे, उन सभी लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझ लेंगे, उसके बाद उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो तहाँ वहाँ देखेंगे कि हमारा जो एक्ट था 1773 से लेके जो 1947 का जो एक्ट जो था उस सभी में उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो था वो 1935 का इंडिया जो एक्ट था वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था। तो इन सभी जो एक्ट्स था उसका थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखता है, और वर्ल्ड की सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने जैसा पढ़ा है, स्टडी किया है, उन सब में से लाए हैं। और सभी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात मौखिक नहीं चलता, वहाँ पे सभी बातें लिखित चलता है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। और उसी के लिए जो ईवर जेनिंग जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स पैराडाइज कह दिए। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए। बट कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज़ वेरी गुड, एंड उन्होंने जो जिसने लिखा है वो बहुत बुद्धिमत्ता की परिचय दिया है। इसके बाद आते हैं हमारा जो पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक कॉन्स्टिट्यूशन का कितना है वो उसको डिस्क्राइब करता है उसका अमेंडमेंट प्रोसीड्योर। मतलब अमेंडमेंट प्रोसीड्योर उसका रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दर्शाता है। जिसका अमेंडमेंट बहुत ही ज़्यादा हार्ड है उसको हम कहेंगे रिजिड, यानी सख्त। और जिसका प्रोसीड्योर बहुत ही ज़्यादा क्या है, फ्लेक्सिबल है, आसान है, उसका हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मेनली दो तीन तरह के हैं। तो अमेंडमेंट जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से किया जा सकता है, और कुछ अमेंडमेंट 1/2 यानी कि 50% मेजोरिटी से कर सकते हैं। तो ये 50% मेजोरिटी तो उसके पास होगा, जो सरकार बनेगा उसके पास तो होगा ही, इसलिए ये बहुत ही आसान है। पर ये हमेशा नहीं होता। मतलब कुछ प्रोविंसेस, कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वगैरह है उसे अगर हम अमेंड करना चाहें तो 2/3 जो
बहुमत लिखते हैं। और यहाँ पे जो कुछ आर्टिकल या कुछ जो फीचर्स हैं उन्हें अमेंड करने के लिए हाफ जो बहुमत लिखते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिजिडिटी भी है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारा संविधान को रचा गया है। तो उसके बाद देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट ही सब कुछ होता है। मतलब हम लोकसभा इलेक्शन में पार्लियामेंट की लोगों को चुनते हैं, वो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, बहस करते हैं और लॉ बनाते हैं। तो मतलब मैंने चुना एक आदमी को, वो जाके मेरे लिए पार्लियामेंट में लॉ बनाता है। इसी तरह सारा देश से जो चुनाव करके लोग जाते हैं पार्लियामेंट में। तो वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में हम डायरेक्ट इलेक्टेड करते हैं, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, वो भी हमारे ही प्रतिनिधि होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मतलब लोकसभा में जो प्रतिनिधि हम चुन के भेजे थे, वो आपस में जो विरोधी पार्टी होती है उसका क्वेश्चन का जवाब रूलिंग पार्टी या फिर कैबिनेट को देना पड़ता है। मतलब कैबिनेट मंत्री परिषद होता है, हाईएस्ट किसी डिपार्टमेंट का हाईएस्ट मंत्री को कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए कि हम चुन के भी भेजते हैं लोकसभा में, और वो लोकसभा में हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। कैबिनेट इज रियल एग्जीक्यूटिव। कैबिनेट किसे कहा जाता है? लोकसभा में हम चुन के एमपी भेजते हैं, उन एमपी में से पीएम जिसे पसंद करता है उसे मंत्री बना देता है, किसी डिपार्टमेंट का मंत्री। मान लीजिए रेल की मंत्री जिसे बना दिया जाता है एक एमपी को, तो वो हो जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। द कैबिनेट मिनिस्टर इज़ रियल एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर ही हमारा उस डिपार्टमेंट को चलाता है। मतलब रेल को रेल, फाइनेंस को फिनांस, डिफेंस को डिफेंस, होम मिनिस्ट्री को होम मिनिस्टर, इसी तरह चलाता है। मतलब हमारे इलेक्ट किया हुआ जो प्रतिनिधि है वही बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स होता है उसे चलाता है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि इंडायरेक्टली हम ही चला रहे हैं, क्योंकि हमारे ही इलेक्टेड हुआ है। द प्रेसिडेंट इज़ ओनली नॉमिनल हेड। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड ही होता है। मतलब उसके नाम से ही सारे काम चल रहे होते हैं, पर सारे काम कर रहे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर एंड पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ यूनिटरी वाइज। यानी कि हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर फेडरल है, पर यूनिटरी फीचर्स भी है। क्यों है वो बाद में आपको पता चलेगा। तो फेडरल फीचर्स के मतलब क्या है? फेडरल फीचर्स के मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अंडर स्टेट एंड यूनियन। मतलब यूनियन और स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ लोगों के पास या फिर एक लोगों के पास सारी पावर नहीं होना चाहिए। ये है फेडरल फॉर्म। यूनिटरी फॉर्म भी है। फेडरल फॉर्म और यूनिटरी फॉर्म ऑपोजिट होता है, पर हमारे देश में ये इंटीग्रेटेड है, एक साथ ही रहते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट है जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल में कोई बैठा हुआ है, उसी के बाद एकदम वेद वाक्य है, उसी के बाद को सर्वे सर्वा है। सब वो जो कहेंगे सबको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ऐसे जैसे जो फेडरल फॉर्म को दर्शाता है? डुअल पॉलिटी, यानी कि हमारा जो स्टेट में एक चुनाव होता है, सेंट्रल में एक चुनाव होता है। मतलब ये फेडरल है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सबको एक जैसा मौका मिलेगा। मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिवीजन ऑफ पावर, सेंट्रल और स्टेट का पावर जो डिवीज़न होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही यहाँ पे सबसे आगे है। आखिरी बात कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक रिजिड है, उसका सब प्रोविजंस को आसानी से बदला नहीं जा सकता। अब यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर्स भी है। स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेंटर में पीएम के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। स्टेट इज़ नॉट इनरस्टिकेटेबल, मतलब वो स्टेट अगर चाहे, कोई स्टेट अगर चाहे तो आसानी से हमारा इंडिया से काट कर बाहर नहीं जा सकता, या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकता।
इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बना सकता। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो मेन जो सेंटर है, पावर है, वो सेंटर के पास रहती है। मतलब कोई स्टेट अगर चाहे भी तो भी बाहर नहीं जा सकता। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडिया का है, बाहर किसी भी कोई स्टेट के कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वो जो कश्मीर का था वो मैटर ख़त्म हो चुका है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ प्रोविजंस को बहुत आसानी से सिंपल मेजोरिटी 50% से निकला जा सकता है, बदला जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस का भी बहुत ज़्यादा रोल है। इमरजेंसी भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तब सारी पावर सेंट्रल के पास चला जाता है, तब कोई स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहता। ये एक यूनिटरी गवर्नमेंट फीचर है। मतलब जब भी पावर सेंट्रलाइज्ड होता है वो यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर आता है, जब भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और सिंगल सिटीजनशिप, वी आर ओनली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हम किसी और स्टेट के सिटीज़न नहीं हैं। कोई भी बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल वगैरह के सिटीज़न नहीं है। सिर्फ हम एक ही सिटीजनशिप एंजॉय करते हुए सिटीजनशिप इंडिया। इंटीग्रेटेड मशीनरी, हमारा स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो भला ही अलग हो, लेकिन वो इंटीग्रेटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसे एक साथ मिलके भी काम करना पड़ता है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, मतलब हमारा जो स्टेट इलेक्शन पीएम की सीएम की चुनाव होती है और जो पीएम की चुनाव होती है वो एक ही इंटीग्रेटेड जो इलेक्शन कमिश्नर करता है। ठीक है, तो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर पीएम की चुनाव भी करता है और सीएम के चुनाव भी करता है, इसलिए इसके इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी कहा गया है। तो आगे देखते हैं। आगे है फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा सबसे बड़ा पावर होता है। सबसे बड़ा पावर क्यों होता है? क्योंकि इसी के तहत हम गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लॉज को, गवर्नमेंट के जो काम है उसे चैलेंज कर सकते हैं। ये गारंटी दिया गया है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं छीनेगा, ना ही कोई आदमी और ना ही गवर्नमेंट। तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स ना ही गवर्नमेंट छीनेगी, ना ही कोई इंसान या फिर आम आदमी छीनेगी। अगर छीनेगी तो हम जाएंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। तो फंडामेंटल, इवन गवर्नमेंट इज़ बाउंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है कि वो हमें फंडामेंटल राइट्स दे। इट इज़ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इंडियन सिटीजन। ये हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा पावर है, फंडामेंटल राइट्स। इट इज़ ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम, अगर फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब होता है या फिर किसका छीन ही जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसका वो गार्ड देता है, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर अभी 6 है। कौन सा राइट्स को जो रिमूव किया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये किया गया है, एबोलिश किया गया है राइट टू प्रॉपर्टी। तो क्यों एबोलिश किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट काम में ज़मीन वगैरह कभी भी लग सकता है। कोई रेल लाइन बिछाना है, कोई सड़क बनाना है, तो वहाँ पे कोई कहेगा कि नहीं, ज़मीन तो हमारा फंडामेंटल राइट से हम नहीं देंगे, तुम घुमा के ले जाओ रेल लाइन। तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। तो अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये एक ऐसी राइट्स ही है, गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाएगी या फिर लॉ बनाएगी तो ये डीपीएसपी का ध्यान रखेगी। कैसे? गवर्नमेंट, ये सबसे कॉमन बात है कि ये गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए, पीपल वेलफेयर यानी कि सिटीजन्स, जो आम आदमी है उसका वेलफेयर के लिए काम करेगी। डीपीएसपी गवर्नमेंट तभी देगी जब गवर्नमेंट के पास पैसा, टेक्नोलॉजी वगैरह होगी। डीपीएसपी अगर नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते। तो डीपीएसपी भी हमारा अधिकार है, पर गवर्नमेंट वो अपनी मर्ज़ी से वो अधिकार देती है। अगर नहीं दे पाती है पैसे या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और डीपीएसपी पॉलिसी ऐसे पॉलिसी है, जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी तब डीपीएसपी का ध्यान रखेगी कि ये करना है, एजुकेशन देना है, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है वगैरह वगैरह, तो हम वो बाद में देखेंगे। तो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, मतलब इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब
किसी भी एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं है, यानी कि पीएम सीएम वगैरह के हाथ में जुडिशियरी नहीं है। पीएम सीएम चाहे भी तो भी जुडिशियरी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो जुडिशियरी डिटर्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट आर्की ऑफ इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आर्की होगा, ऑफ दिस इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा सबसे बड़ा न्यायालय है, वहाँ वहाँ आपका डिसीजन फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद आप किसी का ही अप्लाई नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, आपको फैसला पसंद नहीं आया तो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट में अगर फैसला पसंद नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी को आवेदन नहीं कर सकते। मिडिल में है हाई कोर्ट एंड लास्ट में लोअर कोर्ट है। द जजेस आर अपॉइंटेड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड कैन नॉट रिमूव इजीली। जजेस को आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए इंडिपेंडेंट, इसे बहुत हद तक इंडिपेंडेंट भी है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किसी भी लॉ को जुडिशियल रिव्यू के अंदर ला सकते हैं। किसी भी केस के तहत ये हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, हैव पावर टू इशू राइट। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स डिस्टर्ब हुआ है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट आपको आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 के तहत आप राइट निकालेगी। यानी कि आप जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए, आपका जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए गए हैं उसे रिकवर करने के लिए जिसने किया है उसे राइट यानी कि ऑर्डर इशू करेगा। तो ये राइट्स वगैरह हम बाद में देखेंगे। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी तो अपना खर्चा है ना, वो बहुत बड़ा कोर्ट है, वो लॉ वगैरह, लॉयर्स वगैरह, जजेस वगैरह की जो जो सैलरी वगैरह है वो सब, जो उतना हाउस का जो खर्चा बच्चा है तो सब वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, इंडिया से लेकर जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद है यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइजी। मतलब जो अगर आपका 21 साल उम्र हो चुका है तो आप वोट दे सकते हैं, कोई भी हो इंडियन सिटीजन। एक जो होता है वोटर कार्ड जिसके पास होता है वो वोट दे सकता है। उसे पहले ये 21 साल था, पर 61st अमेंडमेंट एक्ट इसमें इसे 18 साल कर दिया गया है। तो आर्टिकल 326 में इसका जिक्र है। तो इसके बाद देखते हैं। उसके बाद है सेकुलर करेक्टर ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट किसी रिलीजन को वेयर नहीं करता, पर स्टेट सारे रिलीजन को समान सम्मान देता है। मतलब जो सेकुलर टर्म है वो तो 42वें अमेंडमेंट में 1976 से आया है, पर पहले से ही जब इंडिपेंडेंट, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से ही स्टेट सारे रिलीजन को समान श्रद्धा से देखती है, किसी को भी ऊंच नीच का भाव नहीं है। ठीक है। और स्टेट किसी भी रिलीजन को बेयर नहीं करता। ठीक है। ऑल रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंगल सिटीजनशिप। ये तो हमने कह ही दिया कि हम सिर्फ सिटीजन हैं इंडिया का, कोई बिहार का, कोई झारखंड का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई ऐसा कोई स्टेट वाइज कोई सिटीजनशिप नहीं है, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, हम सिंगल सिटीजनशिप एंजॉय करते हैं। उसके बाद देखता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब क्या? फंडामेंटल राइट्स है तो ड्यूटी भी कुछ होना चाहिए। हमारा अधिकार सारे हैं पर कर्तव्य कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैसे अभी तो फिलहाल 11 है, तो पहले जब इसे इम्पोज किया गया था तो वो 10 था। अभी 11 कर दिया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसे 11 कर दिया है। ये शरण सिंह कमेटी के तहत इसे लाया गया था। तो चलिए उसका आगे देखते हैं। आगे इमरजेंसी प्रोविजंस। मतलब सबसे पहले देश जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन को रचा है तो उन्होंने सबसे प्रायोरिटी में रखा है देश को। मतलब देश में अगर कोई आफत आ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, मतलब कोई एक्सटर्नल वॉर हो जाए या फिर आर्म्ड रिविलियन हो जाए, मतलब कोई देश के अंदर ही कोई अस्त्र से विद्रोह कर रहा है, मतलब जो विद्रोह कर रहा है वो शांतिपूर्ण नहीं है, वो अस्त्र से कर रहा है, फायर आर्म से, चाकू से, तलवार से, ये दंगा फसाद, ये वो जो सब होता है। इमरजेंसी में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे डिसॉल्व कर दिया जाता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है। जो स्टेट प्रेसिडेंट कहेगा वही होगा। तो वहाँ पे पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर गिर जाता है और यूनिटरी स्ट्रक्चर चला आता है, मतलब राजतंत्र चला आता है। राजतंत्र मतलब जब प्रेसिडेंट कहेगा तो वही होगा, आपको बिना वारंट के उठा सकता है,
मतलब वो जो सिचुएशन संभालने के लिए जो जो चाहिए वो सभी कर सकता है। फंडामेंटल राइट सबको कुछ नहीं रहता है वहाँ पे। तो ज़्यादातर सब डिसॉल्व हो जाते हैं, तो एक रह जाता है 20 और 21। उसके अलावा वो सिचुएशन को संभालने के लिए जितना भी बलिदान होए वो स्टेट देने के लिए राजी हैं। तो वो यूनिटरी गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म हो जाती है, फेडरल का कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता। तो ठीक है, अब ये लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पॉलिटी का पूरा सीरीज रहने वाला है, पूरा पॉलिटी का सिलेबस हम खत्म करेंगे एक साथ मिलके। तो उसका पीडीएफ अगर हम चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, घोष सर जीएस के नाम पे है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, हम वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वेरी मच, सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट द बेल आइकन। थैंक यू।